हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। एक न्यू स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, रीसेट अ गुड लाइफ। स्टोरी थोड़ी यूनिक है क्योंकि इस स्टोरी में मेन लीड हमारी वांगसन की डॉटर है, जिसकी कल्टीवेशन जर्नी को हम देखेंगे और वो कैसे वापस से अपने पास्ट लाइफ में आती है और अपने पेरेंट्स को एक करती है, अपनी लाइफ को फिर से रीसेट करती है। अगर इस स्टोरी में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो को पूरा देखें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर आपका इसमें अच्छा रिस्पांस हुआ तो नेक्स्ट पार्ट मैं थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगी। लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं एक बड़ी सी हॉल जिसमें सभा लगी हुई थी और उस समय में एम्प्रेस अपने ट्रोन में बड़ी शान से बैठी हुई थी। वो बहुत ही आकर्षित थी और उसके चेहरे में कोई भी भाव नहीं थे और उसकी तीखी नजरें जो सभा के चारों तरफ थी। उनका बेहद ही शांत स्वभाव था पर एक दमदार पर्सनालिटी। एम्प्रेस सियाओ डायनेस्टी में रूल करती हैं। उन्होंने अपने पावर के दम पर इस डायनेस्टी को बनाया है। न सिर्फ सियाओ डायनेस्टी के लोग उनकी पावर से वाकिफ है, दूसरे डायनेस्टी के लोग भी उनकी सराहना करते हैं। उनका बेहद ही शांत स्वभाव है पर वो उतने ही खतरनाक है। उन्हें लोग एम्प्रेस गॉड ऑफ लिली कहते हैं। उन्होंने गॉड लेवल को अचीव कर लिया है। वो मौसम को भी कंट्रोल कर सकती हैं। वो बेहद सुंदर भी है, सच्ची लिली फ्लावर की तरह, और इसलिए सियाओ डायनेस्टी के लोग उन्हें एम्प्रेस और लिली कहते हैं और उनकी जयजयकार करते हुए थकते नहीं हैं। उनके शासन में आम जनता बहुत ही खुश है और वो सच में बहुत ही अच्छा अपने राज्य को चलाती हैं। पर जो नोबल क्लैन या बोलो रॉयल फैमिली उन्हें खास पसंद नहीं करती और मनी मन उन्हें कोसते हैं, पर वो फिर भी उनके खिलाफ नहीं जा सकते। उनमें उतनी हिम्मत ही नहीं है वो बगावत कर सके। एम्परर सिया ने उन्हें जीत कर ये पूरा एम्पायर खड़ा किया है। एम्प्रेस का पूरा नाम, उनका कंट्री नेम लैन यूजी सिया है। वो लैन क्लैन की सेकंड प्रिंस की डॉटर है, पर वो बेहद ही लैन क्लैन से नफरत करती है। इसकी वजह सिर्फ उनके पिता है, इसलिए ज़्यादातर लैंड क्लैन से कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो उन्हें खारिज कर दिया करती है। पर फिर भी वो उनकी रिक्वेस्ट को सुनती ज़रूर है। आज भी सभा में ऐसा होता है, लैंड क्लैन से एक डिसाइपल सभा में आया होता है। एम्प्रेस उनकी रिक्वेस्ट सुन रही होती है, जिसमें वो डिसाइपल कहता है, योर हाइनेस, कुसु के क्षेत्रों में अर्थ मॉन्स्टर की संख्या तेजी से बढ़ रही है, पर हमने सब कुछ संभाल रखा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है इस तरह से अर्थ मॉन्स्टर तेजी से कैसे विकसित हो रहे हैं। ये हमारे लिए समझना मुश्किल है। इसी बेस सेनापति लैंग वंगजी को हमने खो दिया है। योर हाइनेस, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कृपया करके उनके फेवर में क्लाउड रेसेस आइए। ये हमारे क्लैन लीडर जिपो जोन की रिक्वेस्ट है और आपके पिताजी की अंतिम इच्छा। ऐसा कहते हुए उस डिसाइपल ने अपने घुटने देख दिए थे। वो एम्प्रेस सिया के झुका हुआ था। एम्प्रेस सिया तो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, पर उनका दिल पूरा भारी हो गया था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वहीं सभा में उनके सारे मंत्री और एडवाइजर ये सूचना पाकर सभी शॉक्ड थे और वो थोड़ा डरते हुए एम्प्रेस को सलाह देते हैं उन्हें क्लाउड रेसेस जाना चाहिए। उन्हें थोड़ा डर लग रहा था उनकी इस तरह की एडवाइस से कहीं एम्प्रेस गुस्सा न हो जाए। उन्हें ये अच्छी तरह से पता है लैंड परिवार वालों को वो पसंद नहीं करती हैं और इसलिए उनकी सभा में कोई लैंस एडवाइजर नहीं है। वो उन्हें मौका ही नहीं देती है। उन्होंने लैंस को दबा कर रखा है, उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं दी है। वो एम्प्रेस के परिवार वाले होने के बावजूद उनका नाम एम्प्रेस के साथ नहीं जुड़ता। एम्प्रेस अपने एडवाइजर मंत्रियों की बातें सुनकर अपना हाथ हवा में उठाती है, जिससे सब शांत हो जाते हैं। एम्प्रेस उस लैंड सैनिक को वापस जाने के लिए कह देती हैं और सभा खत्म करके वो वहाँ से चली जाती है। अपने कक्ष में आने के बाद एम्प्रेस अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है, मैं उनसे बेहद नफरत करती आई हूँ, पर आज उनकी मौत को सुनकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कभी उनसे नफरत ही नहीं किया। अगले सीन में एम्प्रेस सिया क्लाउड रेसेस में होती है, जिनकी वेशभूषा बिल्कुल बदल चुकी थी। वो एक साधारण से रूप में थी। वो साधारण से डिसाइपल बनकर क्लाउड रेसेस में छुपकर अंदर चली जाती है। उन्होंने खुद को इनविजिबल कर रखा था और वो मैन पैलेस आती है। मैन हॉल में जिपो जुन, जो अपने भाई के गम में बिल्कुल भी उभरे नहीं थे,
वो बस अपने भाई के शव के पास बैठे हुए थे। वहीं लैन कुरैन तो पता नहीं कैसे उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाल रखा था। हर कोई वहाँ शोक में डूबा हुआ था। ये सब चीज़ें को देखकर सिया उसका दिल भर आया था। उसकी आंखों से पता नहीं कैसे आंसू झलक आते हैं। वो समझ नहीं पाए थे वो आखिर इतनी इमोशनल क्यों हो रही है। वो तो उन्हें खुद मारना चाहती थी ना, तो अब उसे क्यों बुरा लग रहा है। वो क्यों उन्हें देखने के लिए तरस रही है। वो इतना अपसेट क्यों हो रही है। सिया खुद की फीलिंग से ही स्ट्रगल कर रही होती है। उसके माइंड में कभी जोर पड़ रहा होता है, उसका ध्यान ही नहीं लग पाता और इस वजह से उसकी इनविजिबिलिटी गायब हो जाती है। और उसी समय जिबूजून की नज़र उस पर जाती है और इमोशनल होकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और फिर वो अपने भाई की तरफ देखकर कहते हैं, वांग जी तुमने सच कहा था, वो जरूर आएगी। और वो सच में आई है। फिर वो सिया के पास जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, तुम आ गई, अब जाकर अपने वांग जी को सुकून मिलेगा। तुम्हें तो एहसास नहीं है वो तुम्हें देखने के लिए कितना तरसा है। वो अपनी आखिरी समय में तुम्हें देखना चाहता था पर तुम नहीं आई। पर कोई बात नहीं, तुम उसके फेवर में आई हो, उसके फेवर को पूरा करो, उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी करो। उसे सच में बहुत सुकून मिलेगा, उसकी सोल को काफ़ी खुशी मिलेगी। सिया तुम उसके फेवर को पूरा करोगी ना। और वो सिया से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तब सिया हमें शेर लाती है। फिर वो गुसू की रिवाज के हिसाब से वहाँ का फेवर करती है और अपने पिता को श्रद्धांजलि देती है। वो बिना किसी इमोशनल के बिल्कुल जॉम्बी की तरह सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म कर देती है। और वो लांगवंग जी की ग्रेवयार्ड के सामने अपनी नींव पर बैठी हुई थी। जिबूजुन उसी के पास खड़े हुए थे और वो उससे कहते हैं, क्या तुम उससे और हम लोगों से अब भी हेट करती हो। सिया कोई भी जवाब नहीं देती। जिबूजुन आगे कहते हैं, तुम्हारे रहने का इंतजाम यहाँ कर दिए हैं, चलो चलकर आराम कर लो। ये सुनकर सिया कहती है, मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकना चाहती हूँ, आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनने के बाद सभी एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं पर कोई भी वहाँ से जा नहीं रहा था। तब सिया कहती है, ये मेरा ऑर्डर है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अब एम्प्रेस के ऑर्डर को कोई कैसे मना कर सकते हैं। वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं सिवाय जिबूजुन के। और वो फिर से सिया से बात करने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं, सूरज ढलने वाला है, तुम्हारा इस तरह से अकेले रहना सही नहीं है। ये सुनकर सिया कहती है, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हाइब्रिड के साथ जो कुछ भी हो जाए आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनने के बाद जिबूजुन कहते हैं, सिया तुम खुद को हाइब्रिड क्यों कहती हो। जिबूजुन ने ये थोड़ा लाउड वॉइस में कहा था। तब सिया कहती है, अब भी हिम्मत रखते हैं मेरा नाम लेकर बुलाने की। आपको नहीं लगता ये इनपोलाइट है। भूलिए मत लैन क्लैन लीडर, आप किससे बात कर रहे हैं। कोई भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता। जिबूजुन का तो सर उसके सामने झुक चुका था। सिया तब कहती है, आपने मुझसे पूछा था ना क्या मैं अब भी नफरत करती हूँ, तो नहीं मैं नहीं करती। पर इसका मतलब ये नहीं है मैंने आप सब लोगों को माफ़ कर दिया है। लैन क्लैन ने मेरे साथ जिस तरह का बर्ताव रखा है मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। अब यहाँ से जा सकते हैं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर वो जिबूजुन से अपनी नज़र हटा लेती है। जिबूजुन एक नज़र लैनसन की ग्रेवयार्ड की तरफ करते हैं और फिर सिया को देखने के बाद एक उदास मन के साथ जाते हुए सोचते हैं, काश उन्होंने उस समय उसे अकेला ना छोड़ा होता तो वो उनके प्रति रुकी नहीं होती। उसके हेट का सामना किसी को ना करना पड़ता अगर लैन क्लैन से उसे प्यार मिलता। जिबूजुन के चले जाने के बाद तो सिया की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगते हैं। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं नफरत नहीं करती, मैं बस तुमसे नाराज थी। तुमने क्यों मुझे और मेरी माँ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। आखिर तुम क्यों मेरे साथ नहीं थे जब सब लोग मुझे नीचा दिखाते थे। मैं तो बस अपने डैड का प्यार चाहती थी। मुझे क्या पता था मेरे यहाँ आ जाने से मैं सिर्फ तुम पर बोझ बनूंगी। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं सबकी नज़रों में एक डिस्गस्टिंग क्रिएचर रहूंगी। ऐसा कहते हुए तो उसका गला फैलाया था और वो सुबह सुबह के रो रही होती है। उसे ऐसा लग रहा था अब उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी है। उसकी तो बस कहने बस की नफरत थी पर उसके लिए वो जीने की वजह थी। बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। स्काई में रेड मून दिख रहा होता है, उस पर भी ग्रहण लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो काला पड़ रहा था। पूरी दुनिया डार्क ग्रेनेस के अंदर जा चुकी थी और इसी के साथ सिंक कट होता है।
अगले सीन में देखते हैं एक बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल सा फॉरेस्ट। हर जगह हरियाली और उस हरियाली के बीच में छोटा सा ब्यूटीफुल सा कॉटेज जिसके आस फ्लावर भी थे। उस जगह को अच्छे से मेंटेन करके रखा था और उस कॉटेज में एक क्यूट सी बेबी गर्ल सो रही होती है जो दिखने में 5 साल की तो लग रही थी और उसने बहुत आम से कपड़े पहन रखे थे। वो अपनी नींद से जागकर अपनी आंखों से आ रहे आंसू को पोंछती है और अपनी आंखों को रब करने लगती है और आसपास की चीजों को देखकर वो कहती है आखिर मैं कहाँ गई, ये जगह तो फेमिलियर लगती है पर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और वो खुद को चेक करती है। उसके माइंड में तो एक झटका लगता है। वो सरप्राइज होकर अपनी बॉडी को टच करने लगती है और अपने फ्लैश्ड चेस्ट को देखकर कहती है मेरे बलून्स कहाँ गए। और वो खुद को ऊपर से नीचे टच कर रही थी। मेरी हैंड इतने छोटे कैसे हो गए, मैं इतनी छोटी कैसे हो गई, ये तो मेरी ओरिजिनल बॉडी है ही नहीं। वो जिस खाट पर लेटी हुई थी उस पर खड़ी हो जाती है और वो सब जगह देखती है। सामने कुछ किस्म का सामान रखा हुआ था और उस कॉटेज में कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं था। वो बस एक सिंगल रूम था और जहाँ पर कुछ सामान रखे हुए थे। एक पुराना सा खाट जिसमें वो अभी खड़ी हुई है और इधर उधर नजर दौड़ाते हुए उसकी नज़र मिरर पर जाती है और खुद को देखकर उछलने लगती है। और जब ऐसा कर रही थी तो वो खाट कुछ रस्सियों से बना हुआ था तो उसका पैर नीचे धस जाता है। अब वो खाट ज़्यादा मजबूत नहीं था तो उसे ऐसे उछल कूद करने की वजह से उसकी रस्सियाँ छूट जाती है और वो नीचे गिरने वाली थी और वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है। अब उसकी आवाज़ सुनकर बाहर में लकड़ी काटता हुआ पर्सन अपना काम छोड़कर वो दौड़कर कोठे के अंदर जाता है और सिया की पोजीशन को देखता है तो सिया का एक पैर ऊपर रस्सी की तरफ फंसा होता है तो उसकी दूसरी बॉडी हवा में लटकी हुई थी। वो पर्सन सिया को ऐसे देखकर हंसने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है उछल कूद मत किया करो। सिया बस वैसी पोजीशन में बस उस पर्सन को देख रही थी और उसकी आंख भर आई थी। वो पर्सन उसे वहां से छुड़ाता है और अपने गोद में ले लेता है और कहता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और वो उसे चेक करने लगता है। मैं सिया तो उस पर्सन को देखकर आंसू बहाने लगी थी और उसे गले लगा लेती है। अब उसे फुट फुट कर रोते देखकर वो पर्सन कंसर्न होकर सिया को शांत कराने लगता है। सिया रोना बंद कर देती है पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और वो बस अपनी मदर का फेस को देख रही होती है जो उसके लिए कितनी फिक्रमंद है। बचपन में अक्सर वो जब भी सोकर उठती थी तो रोना शुरू कर देती थी और उसकी मदर उसे बेहद ही प्यार से गले लगाती थी और उसे वो वार्मनेस का एहसास बहुत अच्छा लगता था। पर ये एहसास भी उसने बहुत जल्दी खो दिया था। पर फिर से ये गर्माहट उसकी मदर की ये मीठी मीठी बातें उसे अच्छी लग रही थी और वो बस टुकुर टुकुर विभूषण की तरफ देख रही थी। विभूषण उसे गोद में लिए उससे बातें कर रहा था, उसकी बैग को प्यार से सहला रहा था, उसे समझा रहा था वो उसके साथ है, उसे डरने की जरूरत नहीं है, रो मत। और सिया के तो आंखों से फिर भी आंसू निकल रहे थे। अगर ये सपना है तो वो कभी भी इस सपने से नहीं जागना चाहती। जो कुछ भी चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी आंखों से जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। वही विभूषण तो उसे ऐसे देखकर परेशान हो रहा था और वो अपने क्लोज से ही उसके आंसू पोंछता है और उसे कह रहा होता है प्लीज शांत हो जाओ बच्चा, क्यों रो रही हो, क्या हो गया है। फिर उसे गोद में लिए वो कॉटेज से बाहर आ जाता है और बस इधर उधर टहल कर सिया को शांत करा रहा होता है। सिया शांत हो जाती है और बस अपने फेस को उसकी नेक में छुपाकर स्माइल कर रही होती है। विभूषण उसे गोद में लिए आसपास घुमा रहा होता है और उसे गिलहरी दिखाता है। देखो सिया, गिलहरियाँ वापस आ गई हैं, क्या तुम खेलना नहीं चाहती? देखो कैसे उछल कूद कर रही है। गिलहरी आपस में ही खेल रहे होते हैं और ये देखकर विभूषण और सिया स्माइल कर रहे होते हैं। विभूषण उन्हें कुछ फ्रूट देता है तब तक एक गिलहरी विभूषण के हाथ में आ जाती है और फिर विभूषण के कंधे पर और उस चेरी जैसे फ्रूट को वो खा रही होती है। सिया वो भी उस फ्रूट को लेती है और गिलहरी को देने लगती है। तब गिलहरियाँ उसके साथ खेलने लगती हैं। कभी वो सिया के सर में चढ़ जाती हैं और उस पर कूद रही होती है। इसी तरह से उन गिलहरियों के साथ खेलने के बाद विभूषण सिया को फ्रेश कराता है, उसे अच्छे से रेडी करके उसके बालों को कॉम करता है और वो बहुत स्वीट सा सॉन्ग गुनगुना रहा होता है। फिर वो सिया को ब्रेकफास्ट भी कराता है और अपनी स्वीट से डॉटर के साथ हंसकर बातें कर रहा होता है
और फिर अपने काम पर लग जाता है, जहाँ वो सिया को भी मिट्टी से पॉन्ड बनाना सिखा रहा होता है। पर सिया सीखने के बजाय वो तो सिर्फ मस्ती ही कर रही थी। वो मिट्टी को तो विभूषण के कपड़ों में लगा देती है। वैसे भी उसके हाथों से तो पॉन्ड बनने से रहे, वो बस मिट्टी से खेल रही होती है। और विभूषण वो उसे बिल्कुल भी मना नहीं करता। वो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट नहीं था, उल्टा वो खुद मिट्टी से खेलना पसंद करता था। और उसने वैसे ही अपनी डॉटर को बना रखा है। जो पॉन्ड उसने बनाए रखे थे उसे वो सूखने के लिए रखता है और सिया को अब चलकर क्लीन होने के लिए कहता है। और वो दोनों रिवर के पास आ जाते हैं। विभूषण बास्केट में पानी भरकर सिया को क्लीन करने लगता है। सिया कहती है, मामा मैं खुद क्लीन हो जाऊंगी, अब खुद को क्लीन करो। ऐसा कहकर वो विभूषण के फेस से मिट्टी को साफ करने लगती है और फिर रिवर की तरफ दौड़ती है। तो विभूषण कहता है, सिया पानी की ज्यादा मत जाना, तुम्हें तैरना नहीं आता है। जिस पर सिया पानी में अपने पैरों को रखते हुए कहती है, डोंट वरी। और वो पानी में खेलते हुए मन में कहती है, मैं भले ही 5 साल की बच्ची हूँ पर मेरा माइंड मेच्योर है। आई एम वेरी मेच्योर क्योंकि मैं फ्यूचर से आई हूँ, पर मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती और मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है। जो गलती मैंने पहले की थी वो मैं बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी और हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। और स्माइल करते हुए वो विभूषण की तरफ देखती है और फिर उसके ऊपर पानी डालने लगती है। विभूषण थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखता है, यू नोटी गर्ल, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। वो पूरा भीग चुका था तो वो भी पानी में आ जाता है और उसके साथ पानी में खेलने लगते हैं। साथ में वो उसे स्विमिंग करना सिखा रहा था। वही तो बस पानी में इधर उधर हाथ पैर फेंक रही थी और विभूषण उसे पकड़ के रखता है और सिया को तो छींक आना शुरू हो जाती है। तब विभूषण उसे वापस से घर ले जाता है और उसे कंबल से पूरा टक कर लेता है, उसके बालों को पोंछता है और फिर खुद भी अपने बालों को पोंछा होता है। उसके लंबे बाल सूखने में बहुत समय लगाने वाले हैं, पर इसके बावजूद वो एक मैसी बन बना लेता है और अपने गीले कपड़ों को उतारता है। गीले कपड़े को उतारकर अब पर रोब पहन होता है और सिया बस एक टक इंटरेस्ट नजरों के साथ बस विभूषण को घूरे जा रही थी और सिमलेस होकर उसे देखते हुए उसका मुंह तो बड़ा सा खुल गया था। हाँ, फिर अपने माउथ पर हाथ रखकर वो दूसरी तरफ देखती है। उसकी भावें ही सुकड़ चुकी थी और वो अपने थंब को बाइट करने लगती है। जब उसे दर्द फील होता है तो वो उसे सक करने लगती है और कहती है, मैं स्टूपिड हूँ, मैं डम्पो हूँ। सच में मुझे इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था। मैं जिसके आगे पीछे मम्मा मम्मा करके घूमती हूँ वो असल में मेरे डैडी हैं, नॉट मॉम, क्योंकि वो एक मैन है। मैंने अभी नोटिस किया, तभी तो मैं कहूँ उनका जस्ट इतना फ्लैट क्यों रहता है। ये कितना अजीब है। मेरी फ्यूचर सोल पास्ट में आ चुकी है और यहाँ आने के बाद मुझे मॉम का असली जेंडर पता चल रहा है। चलो क्या ही फर्क पड़ता है, मॉम मॉम होती है। और वैसे ही में मेरी क्या गलती, चूचा जिसे पहले देखेगा उसे तो मॉम कहेगा ना। और ऐसा कहते वो मुंह फुला रही थी और पोट बना रही थी। अब उसे इस तरह से करते हुए देखकर विभूषण उसकी चीज को पिंच करने लगता है और कहता है, माय नॉटी प्रिंसेस, तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से इतनी शांत कैसे हो गई हो। जिस पर सिया कहती है, नथिंग स्पेशल, मैं शैतानियां करके आपको बस परेशान नहीं करना चाहती। ये सुनकर विभूषण कहता है, ओ रियली, वैसे ये बहुत अच्छी बात है, तुम आजकल वर्ड को बहुत साफ साफ कहती हो। अब जाकर तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हो रही है। चलो मैं तुम्हें रेडी कर देता हूँ और उसके बाद हम स्टडी करेंगे। तुम्हें अपनी राइटिंग सुधारने की जरूरत है। ये सुनकर सिया अपने मन में रोते हुए कहती है, सच में मुझे रीडिंग पसंद नहीं है, मुझे सच में पढ़ाई पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ कल्टीवेशन करना अच्छा लगता है। मेरे हाथ में तलवार पकड़ा दो। पर ये ब्रश नहीं, लिटरली वो फेसेस बना रही थी। विभूषण जो उसे रेडी कर रहा था वो हंस रहा होता है। वहीं सिया के तो लिखने के नाम पर ही पसीने छूट रहे थे, पर वो क्या कर सकती है, विभूषण के आगे उसे मजबूरन नोट लिखने पड़ रहे होते हैं। कुछ दिन विभूषण के साथ ऐसे ही बीत जाते हैं। विभूषण के साथ उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। उसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल ऑर्डिनरी थी। वो बहुत बोर थे। विभूषण जितना कमा पाता था उसका बस उनका पेट भरता था। पर सिया उससे भी हैप्पी थी। उसे एक्सपेंसिव चीज़ों की ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि अब उसका मानना था एक कॉमन लाइफ अ बेटर चॉइस। ना सभा की टेंशन, ना बगावत की, और ना ही उसकी जान खलक पर रहेगी। सब कुछ इतना पीसफुल है। रोज की तरह एक पीसफुल डे उसकी शुरुआत प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू होती है। हमेशा की तरह वो विंग के साथ हंसती खेलती हुई मस्ती करती हुए उसका दिनचर्या चलता है। पर आज कुछ खास था।
उन्हें पॉन्ड को सेल करने के लिए टाउन में जाना था। विभूषण टाउन में अपने पॉन्ड को सेल करने में लगा हुआ था और उसने कुछ बच्चों को देखकर सिया को उनके साथ खेलने को कहा था और सिया भी उन बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने की कोशिश कर रही थी, जो कि उसने कभी भी दोस्त नहीं बनाए थे। तो उसके लिए ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। थोड़ी देर तक तो वो उन बच्चों के साथ अच्छे से खेल रही थी, फिर उन बच्चों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और सिया उनसे बहस करने लगती है और वो बच्चे सिया पर इल्जाम लगा रहे थे उसने चीटिंग की है। जब सिया उनसे समझा रही थी उसने चीटिंग नहीं की है, पर वो बच्चे तो उसे चीटर कहकर परेशान करने लगे थे। सिया को गुस्सा आने लगा था। वो हद होती है, बड़े तो बड़े इंसान के बच्चे भी इल्जाम लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। वो मनी में थोड़ा गुस्सा होती है, एनॉयड होकर वहाँ से जाने लगे थे। इन बच्चों के साथ उसे बहस करने का कोई शौक नहीं था, पर वो बच्चे अब तो उसे छोड़ने वाले नहीं थे। एक लड़की ने उसके बाल को खींचा, चीटर तुम कहाँ भाग कर जा रही हो? तब सिया कहती है मैं चीटर नहीं हूँ। तो बाकी सभी बच्चे कहते हैं अगर तुमने चीटिंग नहीं की है तो तुम बार बार कैसे जीत सकती हो? तुमने तो कहा था तुम्हें ये गेम नहीं आता है, तो फिर तुम बार बार जीत कैसे रही थी? तुमने चीटिंग की होगी, इसलिए तो तुम हर बार विनर हो रही हो। ये सुनने के बाद सिया कहती है मैंने इस गेम को बस समझ लिया है, इसलिए मैं हर बार जीत रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है? मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। पर वो बच्चे कुछ समझना नहीं चाह रहे थे। वो बार बार उसे चीटर कह रहे थे और उसे बुली करने लगे थे। अब सिया उनमें से तो थी नहीं जो इतनी आसानी से बुली हो जाए। उसने तो उन बच्चों को ही बुली कर दिया था और उनमें से कुछ बच्चे तो उसकी एज से बड़े थे, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और सिया को धक्का देते हैं, अब जिससे सिया के कपड़े पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं। तो फिर वो सभी फिर से उसे चिढ़ाने लगते हैं, डटी मैसी बिच तुम्हारी यही जगह है। अब सिया को काफ़ी गुस्सा आता है कि एनॉयड रिच चाइल्ड बस थोड़े से ही लीच हैं और मुझे बुली करेंगे। अब तो इनकी क्लास लेनी ही पड़ेगी, इन्हें थोड़े अक्कड़ देने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं अपनी पावर से इन्हें अच्छा मजा सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं इनके सामने पावर का यूज़ नहीं करूँगी, आखिरकार है तो बच्चे। ऐसा कहकर वो खड़ी होती और अपने कपड़ों को झाड़ती है और वो उन बच्चों से फाइट करने वाली थी, पर फिर तभी एक आवाज़ आती है तुम सब क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद सिया पीछे पलटती है और अपने सामने एक लंबे चौड़े हट्टे कट्टे मैन को देखती है, जो और कोई नहीं लांग वांगजी था। उसने उन बच्चों को सिया को बुली करते हुए देखा था। जब उस बच्चे ने सिया को धक्का दिया तो वो खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया और वो उन बच्चों से कहता है इस तरह से अपने दोस्त को बुली करना अच्छी बात नहीं होती है, अब यहाँ से जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद बच्चे डर के मारे कहते हैं जी मास्टर जी। ऐसा कहकर वो भाग जाते हैं। लैंसन सिया की तरफ देखता है। सिया भी बस लैंसन की तरफ देखे जा रही थी। फिर वो अपना सर झुका लेती है और मन में सोचती है पिछली लाइफ की तरह हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई है, बस इस बार मैं रो नहीं रही हूँ। पिछली लाइफ में तो सिया बच्चों के हाथ बुरी होकर रोने लगी थी और लैंसन ने उसे रेस्क्यू किया था। उसके बाद से तो वो उस पर लट्टू हो गई थी और उसे काफ़ी पसंद करनी थी। जब लैंसन और विंग का आमना सामना हुआ तब उसने उनकी छुप कर बातें सुन ली थी, तब उसे पता चल गया था लांग वांगजी उसके पापा हैं। तो फिर क्या, उसने विभूषण से जिद करना शुरू कर दिया, उसे अपने पापा के साथ रहना है। और लांग वांगजी के बारे में वो काफ़ी सवाल करती थी, आखिर वो क्यों साथ नहीं रह सकती। विभूषण उसे क्लाउड ड्रेसेस ले चलता है लैंसन से मिलवाने के लिए। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, पर सिया ने तो ठान लिया था वो क्लाउड ड्रेसेस कभी भी नहीं जाएगी। और जब लैंसन और विंग एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। विभूषण सिया को अपने पास बुलाता है तो लैंसन पूछता है तुम यहाँ कैसे, और ये बच्चे, जिस पर विभूषण कहता है ये मेरी बेटी है। लैंसन के तो माइंड में सवाल के बौछार हो जाते हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आया विभूषण तो एक स्प्रिट है, तो फिर उसकी डॉटर कैसे। और वो सिया की तरफ देख रहा होता है और विभूषण सिया को लेकर अब वहाँ से जाने की कोशिश करता है। उसके पास हाथ वाली गाड़ी थी जिसे वो धक्का देकर आगे की तरफ बढ़ा होता है और उसमें सिया को बैठा देता है। जितनी जल्दी हो सके वो लांग वांगजी की आंखों के सामने से ओझल हो जाना चाहता था, पर लांग वांगजी ऐसा होने नहीं देता और वो उन्हें फॉलो करने लगा था। जब वो टाउन से थोड़ा बाहर आ जाते हैं तब विभूषण पीछे पलटता है तो लांग वांगजी उनके पीछे था, तो उसे देखकर घबरा जाता है और फिर वो लांग वांगजी से कहता है आखिर तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। लैंसन तब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या हम बात कर सकते हैं। ये सुनकर
विभूषण नर्वस होने लगता है और फिर वो लैंसन को आंसर करता है, अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ी जल्दी है। और वो तुरंत ही उस गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लैंसन उस गाड़ी को पकड़ लेता है और कहता है, तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम सिया के साथ उस गाड़ी में क्यों नहीं बैठ जाते? मैं ऐसे वुश कर देता हूँ। ये सुनकर विभूषण कहता है, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये देखकर तो सिया एकदम शॉक होकर बस विभूषण को देख रही होती। वो कितना ज़्यादा नर्वस हो रहा है लैंसन के सामने। आखिर इनका पास्ट किस तरह का होगा? पिछले जन्म में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला था, पर हो ना हो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिर वो लैंसन की तरफ देखकर सोचती है, इनसे मदद लेना कोई बुरी बात तो थोड़ी ना है। और वो कहती है, बाबा आप बैठ जाइए ना, वो कह रहे हैं ना अंकल बस हमारी हेल्प करना चाहते हैं, इसके बदले आप भी उनकी हेल्प कर देना। ये सुनकर तो विभूषण उसकी तरफ देखने लगता है। अब तक जो उसे मामा कहती थी वो अचानक से बाबा में कैसे उतर गई है? क्या उसके कानों ने अभी सही सुना? ये देखकर विभूषण कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सिया लैंसन से कहती है, अंकल आप पापा को ट्रॉली में बैठा दो, वो बहुत थक गए हैं ना, इसलिए वो कुछ ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं। जब वो आराम करेंगे तब वो ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप उनसे बात भी कर लेना। अब जल्दी चलो, हमें घर जाना है, शाम होने ही वाली है। ये सुनने के बाद तो लैंसन सिया की तरफ देखते हुए विभूषण से कहता है, तुम्हारी डॉटर तुमसे ज़्यादा समझदार है और अच्छे और बुरे पर्सन को भी पहचान जाती है, पर तुम नहीं। ये सुनकर विभूषण की तो आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो लैंसन को घूरते हुए कहता है, तो तुम्हें फाइट शुरू करनी आती है? लैंसन साइलेंट ही रहता है, उसे विभूषण से लड़ना थोड़ी ना है। विभूषण अपनी नाक चढ़ाता है और मुंह बनाकर ट्रॉली में बैठ जाता है। तब फिर उनकी गाड़ी निकल पड़ती है और इसी साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय, सी यू अगेन।